हेलो, मेरा नाम अनुज है। यह फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास का लेक्चर नंबर 4 है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास होते क्या हैं। दूसरे लेक्चर में हमने क्या किया, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास से रिलेटेड एग्जाम्पल देखे थे। थर्ड लेक्चर में हमने देखा फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। हम इस लेक्चर में फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एक बार आपको फिर से रिकॉल करा देते हैं कि फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन होते हैं। तो फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन कहलाते हैं। एंड बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म होता है, बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास का यूज कब किया जाता है? बोर्ड मास का यूज तब किया जाता है जब हमको कोई एक्सप्रेशन दिया जाए और उसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड प्रोडक्ट एक साथ दिया जाए। तो हम बोर्ड मास रूल का अप्लाई करते हैं कि सबसे पहले हम डिवीजन टर्म को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव टर्म को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो चलिए इस लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? सीरीज साइकिल एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर्स, हाउ फार विल ही ट्रेवल इन 3 आवर्स। तो प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है? स्पीड गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर्स और हाउ फार मीन्स डिस्टेंस पूछी गई है और टाइम दिया गया है। प्रॉब्लम में टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है, डिस्टेंस पूछी गई है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, फॉर्मूला नंबर स्टार, इसको आप याद कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है? स्पीड हमको गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी गिवन है? 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना गिवन है? 3 आवर्स, 3 आवर्स। दिस इज इक्वल टू 45 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस कितनी आई है? 45 किलोमीटर। हमको स्पीड गिवन थी, टाइम गिवन था, तो हमको डिस्टेंस निकालनी थी। डिस्टेंस कितनी आई? 45 किलोमीटर्स। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? लीला ड्रोव्स टू हर ग्रैंडमदर्स हाउस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न होम एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। इफ द एंटायर जर्नी टुक 7 आवर्स, हाउ फार इज लीला's grandmother's house from her home। तो सपोज करते हैं कि ये है लीला's होम और बी है लीला ग्रांड मदर्स होम। ओके, तो लीला अपने घर से अपनी ग्रांड मदर्स के घर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और वापस कितनी स्पीड से आती है? 80 किलोमीटर पर आवर की। तो ये तो जाने की स्पीड हो गई, वापस आने की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। और प्रॉब्लम में दिया है कि जो टोटल जर्नी है ए टू बी तक पहुंचने में, बी से ए तक पहुंचने में टोटल 7 आवर्स है। तो हमको डिस्टेंस पूछी गई है। ओके, तो इस केस में स्पीड वन इक्वल टू कितना गिवन है? 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 2 कितनी गिवन है? 80 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, हमको टाइम गिवन है टोटल जर्नी का 7 आवर। ओके,
तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमको स्पीड S1 S2 दो गिवन है, स्पीड 1 स्पीड 2, तो हमको निकालनी पड़ेगी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड दिस इक्वल टू स्पीड 1 टू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। 2 इंटू स्पीड 1 हमको कितनी गिवन है, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 इंटू स्पीड 2 कितनी गिवन है, 80 किलोमीटर पर आवर, तो 80 अपॉन 60 प्लस 80 इज इक्वल टू 2 इंटू 60 इंटू 80 अपॉन 140। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 इंटू 7 14 होता है, तो क्या हो गया 6 इंटू 80 अपॉन 7 इज इक्वल टू 480 बाई 7। तो एवरेज स्पीड आ गई है। एवरेज स्पीड कितनी आई, 480 अपॉन 7। तो हमको क्या निकालना था, डिस्टेंस, हाउ फार मींस डिस्टेंस पूछी गई है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इनटू टाइम। बट यहाँ पे स्पीड नहीं, दो स्पीड गिवन है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो एवरेज स्पीड कितनी निकाली, 480 बाई 7 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना गिवन है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 480 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ए से बी के बीच की दूरी है जो होगी 480 किलोमीटर। ओके, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, अ ट्रेन लीव सिटी ए फॉर सिटी बी एट अ 50 किलोमीटर पर आवर। 2 hours later, another train leaves city B for city A at a 60 km per hour. If both train meets 5 hours after the second train started its journey, what is the distance between city A and city B? तो सॉल्यूशन करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 का। तो इस प्रॉब्लम में जो फॉर्मूला यूज होगा वो हम सबसे पहले लिख देते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इंप्लाय डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला यूज होगा इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या है, एक पहली ट्रेन क्या है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 2 घंटे बाद जो ट्रेन ए के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी पहली ट्रेन की 2 घंटे में। तो ये क्या है, स्पीड ये गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 2 आवर्स, तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। जो पहली ट्रेन है वो 2 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। फिर क्या है, प्रॉब्लम में गिवन था कि दोनों ट्रेनें हैं जो 5 घंटे के बाद मिलती हैं या एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो 5 घंटे बाद जो फर्स्ट ट्रेन है उसके द्वारा टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 घंटे तो पहले से थे, 5 घंटे बाद के तो टोटल कितना हो जाएगा 7 आवर्स। अब हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है कि पहली ट्रेन ने डिस्टेंस कितनी कवर की। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम कितना है 7 आवर्स, स्पीड कितनी 50 किलोमीटर पर आवर्स, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की 350 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कवर है ट्रेन नंबर 1।
आप क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाई द सेकंड ट्रेन, 5 घंटे में सेकंड ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, तो स्पीड की डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। टाइम कितना है 5 घंटे, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 300 किलोमीटर। ये आ गई है सेकेंड ट्रेन की डिस्टेंस या सेकेंड ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। ओके, अब हम क्या करेंगे कि दोनों डिस्टेंस को कंबाइन कर देंगे, फिर क्या करेंगे डिस्टेंस निकालेंगे सिटी ए एंड सिटी बी के बीच की। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस होगी डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ए और ट्रेन बी के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, दोनों का एडिशन कर देंगे, वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। तो पहली ट्रेन के द्वारा कवर की गई दूरी 350 किलोमीटर, दूसरे ट्रेन के द्वारा कवर की गई दूरी 300 किलोमीटर, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो हमको मिलेगा 650 किलोमीटर। तो हमको जो सिटी ए एंड सिटी बी के बीच की दूरी मिली है वो 650 किलोमीटर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मीका bought a book for 15 rupees and sold for 25 rupees. How much profit did he make? ओके, तो क्या क्या गिवन है प्रॉब्लम में, बुक कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है 15 रुपीज और सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है 25। बुक सेलिंग प्राइस दिस इज इक्वल टू 25 रुपीज। ओके, तो हमको क्या निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी है 15 रुपीज, सॉरी सेलिंग प्राइस कितनी है 25 रुपीज और कॉस्ट प्राइस कितनी है 15 रुपीज। दिस इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो जो मीका है उसको कितना प्रॉफिट होगा 10 रुपए। ओके, अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है, सर अबाउट 3 आइडेंटिकल ड्रेसेस, ईच ड्रेसेस कॉस्ट हर 40 रुपीज। लेटर she realized they did not fit well, so she sold 2 of them at a loss of 10 rupees each and one at a profit of 20 rupees. Overall, did she make a profit or loss and how much? Okay, सॉल्यूशन देखते हैं। सरा ने 3 आइडेंटिकल ड्रेसेस खरीदी। ड्रेस 1, ड्रेस 2, ड्रेस 3, ये 3 आइडेंटिकल ड्रेसेस। आइडेंटिकल मीन्स सेम, एक जैसी, और ईच ड्रेस की कॉस्ट कितनी है 40 रुपए पर ड्रेस। तो D1 की कॉस्ट कितनी हुई 40 रुपीज, D2 की कॉस्ट कितनी है 40 रुपीज, D3 की कॉस्ट कितनी थी 40 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई 40 प्लस 40 प्लस 40 दिस इज इक्वल टू 120 रुपीज। ओके, फिर क्या प्रॉब्लम में कि सरा को रियलाइज हुआ कि जो ड्रेस है उसके फिट नहीं बैठ रही है, तो उसने क्या किया 2 ड्रेस को बेच दिया लॉस में फॉर 10 रुपए के लॉस में। ईच ड्रेस, जैसे अगर पहली ड्रेस की कीमत, ईच ड्रेस की कीमत कितनी थी 40 रुपए थी, तो उसने हर एक ड्रेस को 2 ड्रेस को बेचा है, हर एक ड्रेस पर उसको 10 रुपए का लॉस हुआ है। तो लॉस होने के बाद D1 को उसने कितने बेचा, सेलिंग प्राइस कितनी है 40 माइनस 10 दिस इक्वल टू 30 रुपीज। D2 को भी बेचा उसने, 2 D1 D2 मान लो, D2 D3 मान लो, क्योंकि जो ड्रेसेस हैं वो आइडेंटिकल हैं। तो D2 का जो सेलिंग प्राइस क्या होगा दिस इक्वल टू 40 माइनस 10 दिस इक्वल टू 30 रुपीज। और जो एक ड्रेस है उस पर उसने क्या किया 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो D3 की कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी
40 प्लस 20 दिस इज इक्वल टू 60 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 30 रुपीज प्लस 30 रुपीज प्लस 60 रुपीज दिस इक्वल टू 30 प्लस 30 प्लस 60 दिस इक्वल टू 120 रुपए। अब क्या है कि हमको कैलकुलेट करना है कि इस तरह को प्रॉफिट हुआ है लॉस। ओके, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी, 120 रुपए, माइनस लॉस प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस कितना था 120 रुपए। तो 120 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 0। प्रॉफिट और लॉस इक्वल टू 0 आया है, इट मीन सरा को ना तो प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर bought 10 headphones at a price 50 rupees each. Due to surge in a market demand, they increased their selling price by 20% for the half of those headphones. The remaining were sold at a discount of 10%. Calculate the overall profit or loss for the store on the sale of these headphones. तो सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो क्या है, कॉस्ट प्राइस दी है, ईच हेडफोन की कितनी है, एक हेडफोन की कीमत कितनी है 50 रुपए। तो टोटल कितने हेडफोन है 10। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 50 इज इक्वल टू 500 रुपए टोटल हेडफोन की कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हुई 500 रुपए। अब दूसरी कंडीशन दी है कि मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग जो सेलिंग प्राइस है उसको 20% कॉस्ट प्राइस से 20% इंक्रीज करके सेलिंग प्राइस कर दिया गया है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आफ्टर 20% इंक्रीमेंट के बाद 50 प्लस 20% ऑफ 50 दिस इज इक्वल टू 50 प्लस 10 इक्वल टू 60। तो 20% इंक्रीजेस के साथ हेडफोन की कीमत होगी 60 रुपए पर हेडफोन होगी। तो 5 हेडफोन की कीमत कितनी हो जाएगी 5 इंटू 60 दिस इज इक्वल टू 300 रुपए। ओके, तो टोटल सेलिंग प्राइस फॉर 5 हेडफोन्स कितनी होगी 300 रुपीज। अब क्या दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि सेलिंग प्राइस आफ्टर 10% डिस्काउंट। तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 10% ऑफ 5 50 दिस इज इक्वल टू 50 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 45। तो 10% डिस्काउंट के बाद जो हेडफोन की कीमत होगी वो 45 रुपीज होगी। तो टोटल कितने हेडफोन थे जो 10% डिस्काउंट पे बेचे गए, 5 हेडफोन थे। तो 5 इंटू 45 दिस इज इक्वल टू 225। तो जो 5 हेडफोन हैं जिन्हें 10% डिस्काउंट के साथ बेचा गया है उनकी जो सेलिंग प्राइस आएगी वो 225 रुपए आएगी। तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस और 10 हेडफोन्स क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, जो 5 हेडफोन थे जिन पे 20% इंक्रीजेज हुआ था प्राइस और जो बाकी के जो 5 हेडफोन्स थे जिनका प्राइस 10% डिक्रीजेज हुआ था उन दोनों के प्राइस को ऐड करेंगे 300 प्लस 225 दिस इज इक्वल टू 525। ये हो गई सेलिंग प्राइस। हमको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट हुआ है लॉस। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इक्वल टू क्या होता है टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 525 माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 500 रुपए। तो कितना बचा 25। तो ओवरऑल जो हमको हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन अ गार्डन द रेशियो ऑफ रोजेज टू ट्यूलिप्स इज 4:3 इफ देयर आर 12 रोजेज हाउ मेनी ट्यूलिप्स आर देयर। तो सॉल्यूशन देखते हैं। रोजेज एंड ट्यूलिप्स का रेशियो कितना गिवन है, रोजेज रेशियो ट्यूलिप्स इक्वल टू 4:3। तो लेट करते हैं, लेट x बी द रेशियो मल्टीप्लायर। तो क्या हो जाएगा नंबर
of tulips equal to 3x and number of roses equal to 4x। बट हमको गिवन है कि नंबर ऑफ रोजेस कितने हैं 12, तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/4, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3। तो जो रेशियो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू कितनी आई 3। तो हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ट्यूलिप्स, तो नंबर ऑफ ट्यूलिप्स इक्वल टू क्या था 3x। तो हमको x की वैल्यू पता चल गई 3 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 दिस इक्वल टू 9। तो टोटल नंबर ऑफ ट्यूलिप्स कितने होंगे 9 होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द रेशियो ऑफ कैट्स टू डॉग इन अ पार्क इज 7:5। इफ देयर आर 42 कैट्स हाउ मेनी एनिमल्स आर इन द पार्क इन टोटल। तो सॉल्यूशन देखते हैं। कैट्स एंड डॉग्स का जो रेशियो कितना गिवन है 7:5। तो कैट्स रेशियो डॉग्स दिस इक्वल टू 7:5। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x बी द रेशियो मल्टीप्लायर। ओके, तो हो जाएगा नंबर ऑफ डॉग्स दिस इज इक्वल टू 5x एंड नंबर ऑफ कैट्स दिस इज इक्वल टू 7x। बट प्रॉब्लम में हमको गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ कैट्स कितना हो गए हैं 42। तो क्या हो जाएगा, गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ कैट्स इक्वल टू 42। तो टोटल नंबर ऑफ कैट्स कितनी है 42। यहाँ पे कितना मल्टीप्लायर हमको निकालना है, तो 7x इक्वल टू 42 हो जाएगा। 7x क्या था नंबर ऑफ कैट्स, बट नंबर ऑफ कैट्स हमको गिवन है 42, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 42। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 42/7, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 6। तो हमको रेशियो मल्टीप्लायर मिल गया है, तो हम इसकी हेल्प से नंबर ऑफ डॉग्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ डॉग्स दिस इज इक्वल टू 5x। तो x की वैल्यू कितनी आई है 6, 5 इंटू 6 दिस इक्वल टू 30। नंबर ऑफ डॉग्स कितनी है 30। ओके, अब प्रॉब्लम में पूछा गया कि हाउ मनी एनिमल्स आर देयर। तो टोटल एनिमल्स क्या हो जाएंगे, दिस इक्वल टू नंबर ऑफ डॉग्स प्लस नंबर ऑफ कैट्स दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉग्स कितने आए 30, नंबर ऑफ कैट्स कितने गिवन है 42, दिस इज इक्वल टू 72। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स आर इन पार्क इज 72। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन अ मिक्सचर द रेशियो ऑफ राइस टू शुगर टू साल्ट इज 5:2:1। इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज 32, हाउ मेनी kg ऑफ राइस आर देयर इन द मिक्सचर। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन है राइस रेशियो शुगर रेशियो साल्ट दिस इज इक्वल टू 5:2:1। ओके, तो हम मान लेते हैं लेट x बी द रेशियो मल्टीप्लायर। ओके, तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ राइस दिस इक्वल टू 5x, क्वांटिटी ऑफ साल्ट हो जाएगी x, क्वांटिटी ऑफ शुगर दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। और प्रॉब्लम में गिवन है टोटल क्वांटिटी कितनी है मिक्सचर की 32। तो क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर दिस इज इक्वल टू 32। तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस x हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस x दिस इज इक्वल टू
32 is equal to 8x equal to 32. This implies x equal to 32 by 8, x equal to 4. जो रेशियो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू आ गई 4. अब हमको निकालना था क्वांटिटी ऑफ राइस. ओके, क्वांटिटी ऑफ राइस दिस इज इक्वल टू 5x. x की वैल्यू हमको पता चल गई 4. 5 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 20 kg. अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 10. अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 10. प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है? महेश इज 4 years younger than मुकेश. If Mukesh is 12 years old, how old is महेश? सॉल्यूशन देखते हैं. प्रॉब्लम में बोला गया है महेश इज 4 years younger than मुकेश. तो मानते हैं लेट x बी द एज ऑफ मुकेश एंड y बी द एज ऑफ महेश. पहली कंडीशन क्या है? महेश इज 4 years younger than मुकेश. तो पहली कंडीशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू x माइनस 4. इक्वेशन नंबर 1 बन गई. दूसरा क्या है? इफ मुकेश इज 12 years old. तो मुकेश की आयु कितनी गिवन है? 12 साल है. ओके, तो हमको महेश की आयु निकालनी है. तो मुकेश की आयु कितनी गिवन है? 12 years. मुकेश की आयु हमने क्या मानी थी? x. तो x इक्वल टू कितना गिवन है? 12 years. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 4 गिवन था. तो y इक्वल टू x की वैल्यू कितनी होगी? 12 माइनस 4. तो y इक्वल टू 8 years. तो जो महेश की एज कितनी आई? 8 years. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 11. प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है? 5 years ago Rajni was 3 times as old as Preeti. Now the sum of their ages is 56 years. How old are Rajni and Preeti currently? तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो मान लेते हैं कि रजनी की जो करंट ईयर है वो R है और जो प्रीति की जो करंट ईयर है वो P है. कंडीशन की मैंने सम ऑफ देयर एज 56 ईयर. तो जो रजनी एंड प्रीति की जो एज का सम है वो कितना गिवन है? 56. तो R प्लस P दिस इज इक्वल टू 56. इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1. और क्या है? 5 years ago रजनी वाज 3 times as old as प्रीति. तो क्या हो जाएगा? दूसरी इक्वेशन हो जाएगी R माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 3 times P माइनस 5. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. हमें क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से R को P के टर्म में लिख सकते हैं, P को R के टर्म में लिख सकते हैं. तो देखते हैं हमने क्या किया. इक्वेशन 1 से R को P के टर्म में लिख दिया है. तो R इक्वल टू 56 माइनस P. तो जो R की वैल्यू है 56 माइनस P उसको हमने क्या किया? इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया. तो ये हो जाएगा 56 माइनस P माइनस का 5 दिस इक्वल टू 3P माइनस 15. तो P वाले जो टर्म है उनको एक साथ लाने पड़े. तो ये हो जाएगा 4P और बाकी के अदर टर्म जो कांस्टेंट टर्म है उनको ऐड करने पर हमको मिला 66. तो ये हो जाएगा 4P दिस इक्वल टू 66. दिस इम्प्लाइज P इक्वल टू 66 बाई 4. दिस इम्प्लाइज P इक्वल टू 16.5. तो P क्या है? P तो करंट एज ऑफ प्रीति. तो करंट ऑफ प्रीति आ गई 16.5 और करंट एज ऑफ रजनी आ गई 39.5 ईयर्स. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एलेक्स, बॉब एंड चार्ली हैव अ कंबाइंड एज ऑफ 120 ईयर्स. चार्ली इज 5 years younger than Alex and 5 years older than Bob. How old are each of them? अब सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. मान लेते हैं कि एलेक्स की जो एज है वो A years है, बॉब्स की जो एज है वो B years है एंड जो चार्ली की एज है वो C years है. तो एलेक्स, बॉब एंड चार्ली की जो कंबाइंड एज है वो कितनी गिवन है? 120 ईयर्स. तो
तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी दिस इक्वल टू 120। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि चार्ली इज 5 ईयर यंगर देन एलेक्स। तो इस केस में क्या हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन में ले गई, चार्ली की एज कितनी थी, सी, और प्रॉब्लम में क्या है, चार्ली इज 5 ईयर यंगर देन एलेक्स, तो इक्वेशन मिलेगी हमको सी इक्वल टू ए माइनस 5। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। सी इक्वल टू ए माइनस 5, इसका मतलब हुआ कि चार्ली इज 5 ईयर यंगर देन एलेक्स। और दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, चार्ली इज 5 ईयर ओल्डर देन बॉब। तो तीसरी इक्वेशन हमको मिलेगी सी इक्वल टू बी प्लस 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसका मतलब है कि चार्ली इज 5 ईयर ओल्डर देन बॉब। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करके ए एंड बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करने पर हमको मिला 2c इक्वल टू ए प्लस बी। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब ए प्लस की बी की वैल्यू हमने रख दी इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 120। ए प्लस बी की वैल्यू हमको क्या मिली, 2c प्लस सी दिस इक्वल टू 120, 3c इक्वल टू 120, तो c इक्वल टू 120 बाई 3, c इक्वल टू आ गया कितना, 40। ये हो गया 42 ईयर्स। C4 चार्ली की जो एज कितनी आई, 40 ईयर्स। ओके, जब चार्ली की आपको एज पता चल गई तो आप क्या करेंगे, इसकी हेल्प से आप एलेक्स की एज निकाल सकते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, c प्लस 5। चार्ली की एज कितनी थी, 40 प्लस 5 दिस इक्वल टू 45 ईयर्स। ये हो गई एज ऑफ चार्ली। ओके, हमको निकालनी है बॉब की एज। तो एज ऑफ दिस इज इक्वल टू c माइनस 5। तो c की वैल्यू कितनी आई थी, 40 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 35 ईयर्स। तो एलेक्स की आयु आई 45 ईयर्स, बॉब की एज आई है वो 35 ईयर्स, और जो चार्ली की एज आई है वो आई है 40 ईयर्स। हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 पर। प्रॉब्लम नंबर 13 क्या है, अ जग कंटेन 50 लीटर्स ऑफ वाटर। इफ 5 लीटर ऑफ दिस वाटर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ मिल्क, हाउ मच वाटर इज नाउ इन द जग। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में बोला गया कि एक जग है, ये जग है, इसमें क्या है 50 लीटर वाटर कंटेन करता है। फिर बोला गया कि इसमें से अगर इसमें 50 लीटर वाटर, क्वेश्चन में बोला गया कि यदि 5 लीटर ऑफ दिस वाटर इज टेकन आउट, अगर 5 लीटर वाटर निकाल दिया जाए और उसकी जगह पे मिल्क रिप्लेस कर दिया जाए, तो जो जग है उसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी रहेगी। तो अगर हमने इसमें से, इस जग में से 5 लीटर अगर पानी निकाल लिया जाएगा तो कितना बचेगा इसमें पानी, 45 लीटर। और अगर इसमें 5 लीटर पानी निकालने के बाद इसमें मिल्क मिला दिया जाए 5 लीटर, तो इसमें वाटर की क्वांटिटी तो वही रहेगी, सेम ही 45 लीटर। क्योंकि आपने क्या किया है कि 50 लीटर वाटर था, उसमें क्या किया, 5 लीटर वाटर को निकाल लिया है और उसमें से क्या किया, 5 लीटर दूध मिला दिया गया। अब बोला गया कि जो भी कंटेनर है या जग है उसमें वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, वो हो जाएगी 45 लीटर। हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क बाय वेट इज 60%। इफ फ्रॉम द 80 ग्राम्स मिक्सचर 20 ग्राम्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट and 6 gram of pure water is added to the mixture, then find the ratio of milk and water in the next new mixture। हम सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ मिल्क इन मिक्सचर दिस इज इक्वल टू 60, या परसेंटेज ऑफ मिल्क इन मिक्सचर कितना दिया 60, तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हो जाएगा मिक्सचर में 100 माइनस 60 दिस इज इक्वल टू 40।
40% वाटर हो जाएगा, क्योंकि एक कंटेनर है तो उसमें 100% हम मानेंगे ना। अगर उसमें 60% मिल्क है तो बाकी का जो कंटेनर है वो कंटेन कर रहा है मिल्क एंड वाटर। जब हमको मिल्क का परसेंटेज पता है तो हम वाटर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो 100 माइनस 60 ये हो गया 40% वाटर की क्वांटिटी है। और अमाउंट ऑफ मिक्सचर लेफ्ट आफ्टर 20 ग्राम्स टेकन आउट, तो क्या हो जाएगा, टोटल कितने ग्राम था मिक्सचर, 80 ग्राम। उसमें से कितने ग्राम हमने निकाल लिया है, 20 ग्राम, तो कितना बचा है, 60 ग्राम। अब हमको निकालनी है क्वांटिटी ऑफ मिल्क। क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, परसेंटेज ऑफ मिल्क इन मिक्सचर इनटू परसेंटेज ऑफ मिल्क इन मिक्सचर अपॉन 100, दिस इक्वल टू 36 ग्राम। अब हमको क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालनी है। जब हमको क्वांटिटी ऑफ मिल्क की पता चलेगी तो हम क्वांटिटी ऑफ वाटर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 36, दिस इक्वल टू 24 ग्राम्स। अब नाउ द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर 6 ग्राम वाटर एडेड, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6, दिस इक्वल टू 30 ग्राम। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, मिल्क की क्वांटिटी कितनी आई 36 और वाटर की क्वांटिटी कितनी आई 30, तो क्या हो जाएगा रेशियो 6:5। अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम नंबर 15 क्या है, अ कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर रेशियो 5:3 respectively. If 8 liters milk is added in it, then ratio of milk to water becomes 11:5. Find difference between initial quantity of milk and water. तो सॉल्यूशन करते हैं। Let x be the ratio multiplier. ओके, तो मिल्क रेशियो वाटर कितना गिवन है 5:3, तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या हो जाएगी 5x, क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि अगर 8 लीटर मिल्क ऐड कर दिया जाए तो उसके रेशियो क्या हो जाएगा 11:5, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 8/3x दिस इक्वल टू 11/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको मिला 25x प्लस 40 दिस इक्वल टू 33x। तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 क्या है, रेशियो मल्टीप्लाई है, तो x की वैल्यू हम यहां रख देंगे तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिल जाएगी, क्वांटिटी मिल्क क्या हो जाएगी 5 × 5 दिस इक्वल टू 25 लीटर, और क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी 3x दिस इक्वल टू 3 × 5 दिस इक्वल टू 15 लीटर। ओके, देयरफॉर द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क 25 कैलकुलेट कर चुके हैं पिछली स्लाइड में, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 15 लीटर, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना होगा 25 माइनस 15 दिस इक्वल टू 10 लीटर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।